स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। बच्चों, आज हमारे जो चर्चा के बिंदु रहेंगे वो हैं तुगलक काल, जिनका समय है 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक के अंतर्गत हम लोग आज तुगलक काल के बारे में जानेंगे, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में जानेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे, मोहम्मद तुगलक की योजनाएं, दोआब में कैसे उसने क्रम वृद्धि की, राजधानी कैसे उसने परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद वो कैसे पहुंचा, सांकेतिक मुद्रा को उसने किस तरह से प्रचलन किया, फिरोज शाह तुगलक तथा उनके द्वारा किए गए लोकहित के कार्यों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चों, तुगलक काल क्या है और कब से प्रारंभ हुआ। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के जो शासक थे उन शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। कहां तक किया बच्चों? सुदूर दक्षिण तक। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजाहित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सा या चिकित्सालय बनवाना, इन सब आज का इन्होंने निर्माण करवाने में बड़ा विशेष ध्यान दिया। बच्चों, देखा जाए तो तुगलक वंश का जो पहला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो बच्चों कार्यकाल था, ये जो समय काल था, इसने 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश का ये प्रथम शासक था। इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग कर उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया, साथ ही साथ कृषि को प्रोत्साहन दिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक का जो पुत्र था जौना खां। जौना खां तुगलक कब बना? ये 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता था। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता भारत आया। इब्ने बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक की अगर योजनाओं को देखा जाए, सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नई योजनाएं चलाई, जैसे आर्थिक सुधार हो सके। जिसमें कौन कौन सी योजनाएं थी? सुल्तान के द्वारा चलाई गई योजनाएं देखा जाए तो लगभग प्राय असफल रही। क्यों असफल रही? क्योंकि ये उदारवादी था। उदारवादी होने के नाते जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था बनाई थी, इस व्यवस्था को मोहम्मद तुगलक ने थोड़ी कहीं ना कहीं कमजोर किया और उसके पिता के बाद भी कहीं ना कहीं ये चीजें आईं। अब थोड़ी से जो ये योजनाएं थी इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। उन कमियों की वजह से ये थोड़ी असफल हो गई। जैसे क्या क्या योजना बनाई, पहले उनके बारे में जानते हैं। योजनाओं के अंतर्गत जिसने पहली योजना बनाई थी वो दोआब में कर वृद्धि। दोआब से क्या तात्पर्य होता है कि यानी दो नदियों का जो संगम है, दो नदियां जहां से निकल रही हों उनके किनारे यानी बीच के कोई स्थान दोआब। दोआब में कर वृद्धि की। इसके अंतर्गत देखा जाए तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहां भूमि कर में वृद्धि की तथा कुछ अन्य करों की वसूली कर दी।
गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। कौन बना बच्चों? गयासुद्दीन का पुत्र, उसका नाम था जौना खां। लेकिन ये इस नाम से शासन नहीं किया इसने किस नाम से शासन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसने इस नाम से शासन प्रारंभ किया 1325 से। अब देखा जाए इतिहासकारों को बच्चों मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक काफी लंबे समय तक इसने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को का एक यात्री, जिसको हम इब्न बतूता के नाम से जानते हैं, ये भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत यात्रा का वर्णन किया है कि उस समय की कैसी स्थितियां थी, क्या वहां पर चल रहा था भारत में। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं यहां पर दूसरे बिंदु में। इसकी जो है योजनाएं, क्या क्या योजनाएं इसने बनाई? इसने पहली योजना बनाई दोआब में कर वृद्धि। इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोलते हैं कि सुल्तान की ने जो साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया कि जिससे वहां पर देश में इसके समय काल में आर्थिक कहीं ना कहीं सुधार हो सके इसके राज्य में। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये सारी योजनाएं प्राय असफल रही, क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। जिसमें पहली जो थी दोआब में कर वृद्धि। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। दोआब का तात्पर्य क्या होता है कि दो नदियों के बीच की जमीन, अगर कोई दो नदियां निकल रही हो और उन दो नदियों के बीच में कोई गांव बसा हो कि उस छोर में कोई दूसरी नदी हो, इस छोर में कोई दूसरी नदी हो, तो अगर इस बीच में गांव में जो भी जमीन होगी वो दोआब के अंतर्गत आएगी। कुछ तो रहन की हो गई और कुछ खेती के लिए हो गई। तो जो ऐसी जमीनें थी वहां पर इसने एक प्रयोग किया जिसको दोआब में कर वृद्धि का प्रयोग माना जाता है। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय यहाँ भयानक अकाल पड़ा हुआ था, किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं एवं बढ़े कर की वसूली जारी रखी। अतः खेती बर्बाद हो गई तथा किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में बच्चों छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व अग्नि की व्यवस्था भी की, किंतु तब तक विलंब हो चुका था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई। इसने एक प्रयोग और किया, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी योजना थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासक देने के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। कहां से? दिल्ली से दौलताबाद। पहले राजधानी कहां थी? दिल्ली, लेकिन इसको कहां से बनाया गया? दिल्ली से। यह भी एक इसकी योजना थी। सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर देवगिर को राजधानी बनाने का विचार बनाया। देवगिर का नाम दौलताबाद रखा गया।
दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना होए, इसलिए राज द्वारा सुविधाएं भी दी गई। रास्ते का कष्ट तथा दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को राहत नहीं आई। वे वहां से दिल्ली वापस जाना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान और जो वेशभूषा है, मौसम आज दिल्ली से बहुत भिन्न था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन है। इस प्रकार सुल्तान की द्वितीय राजधानी की योजना भी असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वो शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। इसकी एक योजना और है मोहम्मद बिन तुगलक की, वो है सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस समय कहते हैं कि सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया, अतः भारत की चांदी यहां से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए। इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए। सांकेतिक मुद्रा में तांबे एवं पीतल के मिश्रित सिक्के होते थे, पर यदि कोई राजचिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद यह स्थिति न आती और इस योजना से राजकोष पर प्रभाव न पड़ता। जब यह योजना फेल हुई तो राजकोष पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि राजकोष से ही धन दिया गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह हो गए। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में 2 नए राज्य विजयनगर तथा बहमनी राज्यों का उदय हुआ। पूर्व में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक से दूसरी तरफ भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसने शासन कब तक किया? 1351 ईस्वी। 1351 ईस्वी तक इसने शासन बच्चों किया और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसका जो शासन काल माना गया है वो 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक। 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक। बच्चों 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो चचेरा भाई है फिरोज तुगलक, वो दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे। अतः गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या ये थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए, क्योंकि विजयनगर, बहमनी, बंगाल ये सारे राज्य उसी समय बन चुके थे। विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को रोकने हेतु इसको बहुत सारे प्रयास करने पड़े। क्या किया इसने? जो है यानी फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना तथा उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का पहले प्रयास किया। इस्लाम के नियमानुसार राज्य प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए
कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए। उसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिसका शासन केंद्र से आसानी से हो सके। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कामों के लिए ज्यादा जाना जाता है। दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा बच्चों बना हुआ है। इसके द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो लोकहित के कार्य किए गए, थोड़ी उनको समझिए। उसने क्या क्या कार्य किए, कौन से कार्य? लोकहित में, लोकहित कार्य क्या किए बच्चों? इसने कृषि की सिंचाई हेतु उसने कई शहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिससे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नति हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में इसने खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर तथा फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाई। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। किसकी? दीवाने खैरात। प्रश्न आया करता है कि दीवाने खैरात दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? वैसे यहां पर मैंने गलत लिखा है, ये होगा ऐसे, दीवाने खैरात। इसकी स्थापना किसने की? तो किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके साथ साथ दीवाने खैरात विभाग की स्थापना से लोगों को और फायदा होने लगा, जैसे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाहों के लिए यहां से आर्थिक सहायता मिलती थी। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों तथा औषधियां एवं भोजन दिए जाने की भी इसने व्यवस्था की। बेरोजगार लोगों को नौकरी देने हेतु उसने सर्वप्रथम एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। क्या किया? रोजगार कार्यालय। यहां से लोगों को काम मिलता था। ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, रोजगार कार्यालय। इसके साथ साथ पूर्वीवर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को उसने बंद कर दिया। इससे पहले के जो शासक थे, जो कठोर यातनाएं दिया करते थे, उन पर इसने पूर्ण विराम लगा दिया। लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज शाह तुगलक को लोकहित के कार्यों के कारण फिरोज शाह तुगलक को याद किया जाता है। बच्चों, फिरोज शाह तुगलक के लोकहित के कार्यों के कारण उसको कहीं ना कहीं याद किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कहां पर? फिरोज शाह की कोटला में स्थित जो है स्तंभ, उसका जो अध्ययन किया किसने किया? जेम्स प्रिंसेस ने। स्वच्छता के 7 आयाम कौन कौन से हैं बच्चों? थोड़ी इसके बारे में जानते हैं। आज हमने तुगलक काल के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी योजनाएं कौन कौन सी थी और वो क्यों फेल हुई, असफल हुई। इसके बाद हमने फिरोज शाह तुगलक और उसके लोकहित के कार्यों के बारे में बच्चों अध्ययन किया। गृह कार्य नोट करें, मैं स्लाइड लगा दूंगा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिणी भारत में किन 2 नए राज्यों की स्थापना हुई? मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने प्रजाहित के लिए कौन कौन से कार्य किए? ये बच्चों आपके लिए गृह कार्य है। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।